नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल है और इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस पूरे सिनेरियो को जानने के लिए हमारे पास जो एविडेंस है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के आधार पर ही हम इस समय के राजनीतिक घटनाक्रम को और राजनीतिक जो संसाधन या मैं कहूँ कि तामझाम बने थे, उन सभी के बारे में जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से ही। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय परंपरा की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रारंभ को जानेंगे, कैसे ये शुरू होती है उस बात को जानेंगे, आखिर क्या आवश्यकता थी इन सब चीज़ों की उस बात को जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से आर्यों ने भारत में एक नए तंत्र की स्थापना की। सभी कुछ चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट से। उसके पहले गीतों का एक प्रश्न है कि क्या वैदिक काल में भी कोई राजनीतिक संस्था थी? और अपने आप में ये वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न उभरता है, क्योंकि हम लोग जब अच्छे से आंख खोलकर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तब तक 10th या 11th की हम क्लास में आ चुके होते हैं। और इसके पहले का जो भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उस समय हमारी जो मानसिकता है वो उतनी विकसित नहीं हो पाती कि हम उन बातों को समझ सकें कि राजनीति क्या होती है, कैसे वो काम करती है, व्यवस्थाएं कैसे जन्म लेती हैं, व्यवस्थाओं का निर्माण और चलने का तरीका क्या होता है, वो सारी चीजें हम नहीं समझ पाते। तो इसीलिए गीतों का ये प्रश्न है कि भाई क्या ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में भी कोई राजनीतिक संस्था थी? तो इस बात का उत्तर पूरे वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है, यही बातें हम सारी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी राज्य या राष्ट्र बिना राजनीतिक गतिविधि के नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एक भेड़ के रूप में जीवन तो नहीं जी सकता कि भेड़ एक चाल में चली जा रही वैसे ही चलना। लेकिन उन भेड़ों को चलाने वाला जो चरवाहा होता है ना, उसकी आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि लगातार आप चल नहीं सकते, आपको डायरेक्शन देने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, राज्य को रेगुलेट करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, राज्य में न्याय करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, राज्य में धर्म की व्यवस्था के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना न्याय और धर्म के राजतंत्र या जो साम्राज्य है वो नहीं चल सकता। तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं और ये तब ही होता है जब राष्ट्र और राज्य जैसी प्रणाली किसी राजा या गण के माध्यम से उपलब्ध हो। ठीक है, तो आज जानेंगे इन्हीं सब बातों को। सबसे पहले राजनीतिक संगठन के बारे में। देखिए, जो प्रारंभिक आर्य हैं, इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्य का मतलब आपको पता ही था, मैंने लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से इसको समझा दिया था कि आर्य क्या थे और आर्य जो है वो कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में जो राजनीतिक संगठन है उसकी बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि राजनीतिक संगठन या राजनीतिक व्यवस्था एक दिन में नहीं बनती। इसको बनने में ईयर्स लगते हैं, बहुत सारे वर्ष लगते हैं, और वर्षों के समूह के बाद ही कोई राजनीतिक जीवन जन्म लेता है। तो आर्य जब भारत में आए, अब ये तो खैर प्रूव हो चुका है कि वो भारत के मूल निवासी थे, तो मैं अब भारत में आए शब्द नहीं कहूंगा। जब भारत में थे तब वे 5 जनों में, सॉरी, कई सारे जनों में विभाजित थे, है ना, कई जनों में विभाजित थे, जिनमें बहुत सारे जन बड़े जन होते थे और कई सारे जो जन थे वो छोटे जन होते थे। ठीक है, ये जन क्या था तो अभी हम जानेंगे कि जन क्या था, इसी लेक्चर में पूरा उत्तर मिलेगा। इनमें से जो 5 जन हैं वो बड़े जन हैं, जो प्रमुख हैं, मुख्य हैं और विशेष तौर पर अपनी राजनीतिक अवस्था को स्थापित कर चुके होते हैं, जिनमें अनु, द्रुम्य, इसके बाद है यदु, पुरु, तुर्वस। ये 5 हैं जिन्हें पंच जन कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जन है और प्रारंभ में यही होते थे। ठीक है, जो जन था उस जन का जो अधिपति है, जन का जो अधिपति है उसे उस समय हम राजा के नाम से संबोधित करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना लीडर के जो लोग हैं या लोगों का जन समूह है वो डायरेक्शन हासिल
नहीं कर सकता है। मान लीजिए ये जन है, लोग हैं, ये इसका बेस है, ठीक है। तो एक लीडर चाहिए जो इन सबको क्या कर सके, इन सब लोगों को लीड कर सके, ये एक आवश्यकता थी, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एक पूरा ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसा, नीचे होता है परिवार, ठीक है, नीचे होता है परिवार, मतलब कि इनका जो राजनीतिक संगठन है उसे हम एक ग्राफ के रूप में बता सकते हैं। सबसे छोटी जो इकाई होती थी जन की, ठीक है, सबसे छोटी जो इकाई है जन की वो होती थी परिवार, और परिवार की जो परिवारों से मिलकर जो इकाई बनती थी उसे हम ग्राम कहते थे, ठीक है। परिवारों से मिलकर जो इकाई बनती थी उसे हम ग्राम कहते थे, ठीक है। और ग्राम से मिलकर या ग्रामों से मिलकर जो इकाई बनती थी उसे हम विश्व कहते थे, है ना, इसको हम विश्व कहते थे। और विषयों से मिलकर जो इकाई बनती थी उसे हम जन कहते थे, ठीक है। मतलब आप देखना चाहें तो ये इस तरह का एक पिरामिड आप बना सकते हैं, जिनमें नीचे की ओर कई परिवार रहा करते थे। इन परिवारों को मिलाकर कई तरह के ग्राम बना करते थे, ग्रामों को मिलाकर विश्व बना करते थे, और विश्वों को मिलाकर एक जन पूरा होता था, ठीक है। और जन का जो मुखिया होता था ना, उसे या तो हम जनपति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जनपति, अथवा हम उसको राजा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरी जो राजनीतिक संगठन है इसकी छोटी इकाई अगर आपको पूछी जाए तो आप क्या कहोगे कि सर वो है परिवार, सबसे छोटी इकाई है परिवार या कुल, ठीक है। जिसका प्रमुख जो है वो या तो पिता होता था या फिर वो भाई होता था, ठीक है। और इसका पूरे परिवार पर बकायदा अधिकार भी होता था। इनके बारे में और अधिक जानेंगे हम जब समाज व्यवस्था को समझेंगे उस समय। फिर कई सारे कुलों और परिवारों को मिलाकर ग्राम बनाया जाता था, और कई सारे ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, कई सारे ग्रामों को बनाकर विश्व बनता था, और कई सारे विश्वों को मिलाकर एक जन बनता था, एक जन बनता था। तो जैसे कि एक जन में कहूं अणु, तो अणु क्या हो गया, तो आप समझोगे अणुओं का एक ग्राम होगा, अणुओं का एक नीचे की ओर परिवार में रहते होंगे ये, ऊपर की ओर विश्व होगा, और ऊपर होगा इसमें जन, ठीक है, ऊपर क्या होगा इसमें जन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा इस बात को समझ गए होंगे। अब एक और बात कि परिवार का जो मुखिया है वो तो या तो पिता हो गया या फिर बड़ा भाई हो गया। ग्राम का जो मुखिया होता था ना उसे हम ग्रामणी कहते थे, यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं। विश्व के मुखिया को हम विश्वपति बोलते थे, और जन के मुखिया को हम राजा कहते थे। मतलब इन सब संस्थाओं को भी चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कई सारे लोगों को अलग से अपॉइंट किया गया था। जैसे परिवार के लिए पिता हो गया, किसी ग्राम के लिए ग्रामणी हो गया, विश्व के लिए विश्वपति हो गया, और पूरे जन के लिए राजा होता था। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि सर राजा नामक जो पद्धति है इसका जन्म कैसे हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि राजा कैसे बना, ये एक महत्वपूर्ण बात है, कैसे बना, ठीक है। हमने राजा के पद को कैसे डिस्कवर किया, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए होता क्या है कि ये एक जन है, जन को आप एक कबीले के रूप में भी ले सकते हो। जैसे प्राचीन काल में लोग आदिवासियों के रूप में रहा करते थे ना, वैसा ही एक जन ये है, ये एक दूसरा जन है, ठीक है। मैं बिल्कुल प्रारंभ से इसको समझा रहा हूँ, ये एक तीसरा जन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जन और भी हैं। अब जन मतलब क्या कि आप समझेंगे ये एक अणु वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर आपके ध्रुम्य वाले लोग रहते हैं, ये पुरु लोग रहते हैं, फिर ऐसे तुर्वस रहेंगे, है ना, इस तरह के लोग यदुवंशी सुने होंगे, तो वैसे पूरे रहते थे। अब होता क्या था कि अब मान लो कि इनकी संख्या अभी 100 है, आगे चलकर इनकी संख्या में मान लो कि 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएंगे 1000। अब 1000 लोगों के रहने के लिए हमें जगह चाहिए, जगह मतलब हमको पृथ्वी चाहिए, ठीक है, हमें जमीन चाहिए, है ना, बहुत सारी। तो वहां पर ये लोग फिर आराम से 1000 लोग रह पाएंगे, फिर 1000 से ज्यादा होते जाएंगे, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे इनको रहने के लिए और अपने राज्य को समृद्ध करने के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता भी होगी, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब जब कृषि भूमि की आवश्यकता होगी तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको अब युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध किससे करना पड़ेगा, पड़ोसी वाले से। युद्ध किससे अब करना पड़ेगा, पड़ोसी से, इससे अब लड़ना पड़ेगा। इससे लड़के हमें रहने के लिए जगह चाहिए और हमें कृषि के लिए जगह चाहिए, ठीक है। और
युद्ध के फलस्वरूप हम कई सारे जानवर भी हासिल कर लेंगे, इन लोगों से मार कूट कर इनसे जानवर भी ले लेंगे, ठीक है। और क्योंकि जानवर जो है उस समय प्रमुख रूप से धन माने जाते थे, जैसे गाय बैल घोड़े वगैरह, वो भी हमको मिल जाएंगे और हम समृद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम समृद्ध हो जाएंगे, बहुत सारी एग्रीकल्चर भूमि मिल गई, रहने के लिए जगह मिल गई और जानवर भी मिल गए। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये लोग आपस में लड़ा करते थे। अब सपोज कि एक जन सो रहा है, ठीक है, मतलब जनों का पूरा ग्रुप है लोगों का और वो सो रहा है और अचानक कोई दूसरा हमला कर दे। अब यहाँ पर जब हमला होगा तो इस हमले में सभी लोग अपने अपने हिसाब से लड़ेंगे और सभी लोगों का अपना एक मोटिव होगा, है ना, खुद का मोटिव होगा, न कि सभी का अपना कोई कॉमन मोटिव है। कोई अपने घर को बचाने के लिए लड़ेगा, कोई अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ेगा, कोई अपने जानवरों को बचाने के लिए लड़ेगा। लेकिन अगर इन सबको संगठित कर दिया जाए किसी एक उद्देश्य के लिए, तो सभी लोग एक उद्देश्य के लिए लड़ेंगे और इनके लड़ने की जो क्षमता है वो भी कई गुना तक बढ़ जाएगी, वो भी कई गुना तक बढ़ जाएगी। ये एक मुख्य बात यहाँ पर होगी। तो इसके लिए अब क्या होना चाहिए कि अगर एक उद्देश्य बनाना है तो उसके लिए हमको किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो पूरे कबीले के लोगों को सर्वमान्य हो, ठीक है, सभी उसको मान लें, ऐसे एक व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। और उस व्यक्ति को हम बाद में चाहे राजा कह लें, सम्राट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन एक उसको चुनना पड़ेगा। लेकिन देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि एकाएक उस व्यक्ति को नहीं चुना गया। हुआ क्या कि समाज में कुछ लोग अच्छे धन वाले थे, वो लड़ नहीं सकते थे, वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि समाज के उन व्यक्तियों को अपने लिए हायर कर लिया जो लड़ने में अच्छे थे, हष्ट पुष्ट रहा करते थे। सपोज 100 लोग थे, 100 में से उन्हें 20 लोग ऐसे मिल गए कि जो हष्ट पुष्ट हैं, सब कुछ हैं। तो उन्होंने क्या किया, 20 लोगों को अपना सेना जो है वो चुन लिया और 20 में से भी एक जो सबसे ज्यादा बलशाली था उसको उस सेना का प्रमुख बना दिया, सेना का प्रमुख बना दिया। और इन 100 में से जो रिमेनिंग 80 बचे उसमें से कोई एक और चुन लिया जिसको ये कहा गया कि वो इस एक को रेगुलेट करेगा, है ना। आगे चलकर हम इसको पुरोहित कह देंगे, इसको हम पुरोहित कह देंगे या हम इसको गुरु कह देंगे, जो कि इन 80 का प्रतिनिधित्व करेगा और इस एक को रेगुलेट करने का काम करेगा। मतलब आप ये समझिए इन 100 लोगों को रेगुलेट करने के लिए अब 2 लोग आने वाले हैं, पहला जो सेना नायक हो गया और दूसरा जो पुरोहित के रूप में काम करेगा, जो इसके ऊपर कंट्रोल करेगा धर्म के आधार पर, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से राजा नामक पद्धति का जन्म होता है। हालांकि स्टार्टिंग में वो राजा नहीं था, स्टार्टिंग में वो लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही बनाया गया था कि जब कोई दूसरा कबीला हमारे ऊपर आक्रमण करे तो वो एक व्यक्ति अपने 20 लोगों को इकट्ठा करके हमारी रक्षा करे और बदले में हम उस एक व्यक्ति और रिमेनिंग जो 19 लोग हैं उन लोगों के खान पान, उनके लिए कपड़े, उनके रहने घर आदि के लिए खर्चा देंगे, क्योंकि इन लोगों का हायर उन्होंने किया है अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से राजा नामक जो पद्धति है उसका प्रारंभ होता है, लेकिन शुरू में उसे इतने सारे अधिकार नहीं है जैसा कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसे जो पावर है वो लिमिटेड है। कैसी पावर है कि उसे केवल युद्ध करना है, अपने कबीले की रक्षा करना है, ठीक है। पहली चीज ये है कि उसे युद्ध करना है, अपने कबीले की रक्षा करना है। और दूसरी बात कि अगर रक्षा करने की जगह मान लो उसे और जगह चाहिए तो वो किसी और पर आक्रमण करे, ठीक है, वो और किसी पर आक्रमण करे और इस आक्रमण के फलस्वरूप जो है उसे बहुत सारी जो जगह है वो हासिल करना है, अपने कबीले का विस्तार करना है, ठीक है। और इसको इसका मार्गदर्शन करने के लिए कौन बना दिया, तो इसका मार्गदर्शन करने के लिए पुरोहित बना दिया और इसे पुरोहित की बात मानना आवश्यक है। और तीसरी चीज कि इसके रहने के लिए, खान पान के लिए और अन्य संसाधनों के लिए जो रिमेनिंग लोग हैं वही खर्चे को उठाने वाले हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता थी उस समय सभी जनों को आपस में अपनी रक्षा के लिए और इसीलिए युद्ध लड़े गए। मतलब कि युद्ध लड़ने के लिए राजा की जो है उपयोगिता हो गई। चलिए अगला है कि भाई सुदास और 10 राजाओं का युद्ध। ऐसा ही एक युद्ध हुआ था जिसमें एक राजा था सुदास, ठीक है, भरत जन का प्रमुख था। सुदास जो है ना ये भरत जन का प्रमुख था और 10 अन्य राजा थे। 10 अन्य राजाओं में 5 तो वो हो गए जो हमने लास्ट टाइम पढ़े, कौन से, ये वाले अनु, द्रुम, यदु, पुरु और तुर्वस, ये 5 वो हैं जो इन 10 राजाओं के युद्ध के साथ थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऋग्वेद में एक जगह लिखा हुआ है कि 10 राजाओं और एक राजा के बीच में युद्ध हुआ, जिनमें एक राजा था सुदास और बाकी 10 अलग अलग है। 5 बड़े हो गए, 5 अन्य छोटे भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
इनमें जो सूरदास है वो भरत जन का प्रमुख है, याद रखना भरत जन का प्रमुख है, और उसके गुरु है वशिष्ठ। वशिष्ठ मतलब पुरोहित, जो मैंने अभी लास्ट आपको बताया, ठीक है। ये दो मेन कैरेक्टर हैं। और 10 राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ था। इनमें 5 जो है छोटी जातियां होती हैं। 5 छोटी जातियां कौन सी? अनिल, पक्त, भिलानस, शिव और विषाणिन, ठीक है, ये 5। और 5 जो है वो बड़े थे, है ना। 5 बड़े जन थे, जो कौन से थे? जो मैंने आपको यदु, पुरु, तुर्वस, द्रुम्न और अनु, ये 5 थे। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था विश्वामित्र, पुरोहित, ठीक है। और ये जो युद्ध है ये रावी नदी के तट पर हुआ था। बहुत भयानक युद्ध था, जिसमें सूरदास जो है ये विजयी रहे थे, ये इस युद्ध को जीत गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप एक बात और समझेंगे कि इसके बाद ही जो पूरा हमारा देश है ना भारत, वो भरत जन के नाम पर ही रखा गया। कि पूरा जो आर्यवर्त है उसका जो नाम है वो क्या रखा गया? उसका जो नाम है वो इसी आधार पर रखा गया। क्या नाम रखा गया? भारत रखा गया, भरत जन के प्रमुख सूरदास के जीत के उपलक्ष्य में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपस में इनकी लड़ाई करना बहुत जरूरी है, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो भैया इनका विकास नहीं होगा, और जो क्षेत्र इनको चाहिए वो भी इनको हासिल नहीं होगा, ठीक है। एक बात और आप समझ लीजिए कि ये जो लड़ाई है ये किस बात पर हुई थी, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो इसमें जो लड़ाई है वो इस बात के लिए लड़ी गई कि पहले देखो, जब आप देखोगे, मैं डायरेक्शन आपको बता देता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। प्रारंभ में जो आर्य हैं ये पंजाब में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? पंजाब में रहते थे। और पंजाब की जो जगह है ये इनको छोटी पड़ने लगी थी, तो इनको जो है झेलम सॉरी सतलुज नदी को पार करके और गंगा यमुना तक का जो ब्रह्म प्रदेश था, है ना, ब्रह्मावर्त जिसको हम कहते थे, इस ब्रह्मावर्त तक इनको जाना था। ये जो जगह थी ये इनका पश्चिमोत्तर भाग था, ठीक है। और इनको ब्रह्मावर्त तक अपनी जगह को सुनिश्चित करना था। तो बस इसीलिए कि हम अपना विस्तार कर सकें, इसीलिए ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से। अब देखो एक चीज और बता दूं कि एकदम तो ये सारी चीजें उभर कर सामने नहीं आती, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ऐसे तो एक राजा जो है वो उसका निर्माण हो जाता है, लेकिन राजा एकदम से आकर के राजनीतिक तंत्र नहीं बनाएगा, वो धीरे धीरे विकसित होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये विकसित हुआ तो विकसित होने के क्रम में जिस तंत्र को लोगों ने अडॉप्ट किया वो था राजनीतिक तंत्र, ठीक है। मतलब कि पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करो, और एक व्यक्ति जो है उसके साथ में होगा जो उसे दिशा निर्देश देगा, उसे डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्राचीन काल में प्रशासन को करने के लिए सबसे लोकप्रिय जो स्वरूप है उसे क्या माना गया? राजतंत्रात्मक माना गया। हालांकि इसके साथ साथ कुछ जगह हमको गणतंत्र भी देखने को मिलते हैं। कई जगह पर ऋग्वैदिक काल में राज्य शब्द मिलता है, तो कई जगह हमको राष्ट्र शब्द भी मिलता है। और इनके ऊपर जो राज करने वाले लोग हैं वो राजा या अधिपति या जनपति जो है वो कहलाता था, ठीक है। चलो एक और चीज है कि जो राजा जो बनता था ना, ये फिक्स नहीं था कि कितने टाइम तक बनेगा। इसको ये माना जाता था कि ये लगभग 100 वर्षों तक राज करेगा, ऐसा इसको माना जाता था। राज करने के बाद जो राजगद्दी है वो अपने पुत्र के लिए ये छोड़ देगा, पुत्र के लिए राजगद्दी सौंप देगा, उसे अपने पुत्र को राजा बना देगा, ये इसका मुख्य कर्तव्य होता था, ठीक है। और एक फिक्स अवधि नहीं थी, ये बात आप याद रखें। अगर राजा की बाहुबल है, राजा के पास ताकत है, तो आराम से ये हो सकता है। जैसा कि अथर्ववेद में राजा के पद के लिए लिखा गया कि हे राजन, तू सुप्रसन्न रूप से राष्ट्र में 10वीं अवस्था तक शासन करता रहे, है ना। 10वीं अवस्था का क्या मतलब है कि 90 वर्ष के बाद जो अगले 10 साल होते हैं, तो इन अगले 10 सालों को जो है 10वीं अवस्था कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर माना गया कि 100 वर्षों तक राजा जो है वो राज करे, ऐसी अवस्था मानी गई है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी साक्ष्य हमको मिले हैं ऋग्वेद और अथर्ववेद में कि राजा को कुछ कारणों से निर्वासित भी कर दिया जाता था कि आप जा सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो जनता का प्रिय न रह गया हो, पहली बात, है ना, जनता का प्रिय न रह गया हो, वो धर्म के विरुद्ध काम कर चुका हो, है ना, धर्म विरुद्ध हो गया हो, या पुरोहित की बात न मान रहा हो,
ठीक है। तो ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर राजा को पद से हटा दिया जाता था, और कई बार या तो उसके पुत्र को राजा बना दिया जाता या फिर नेक्स्ट कोई पर्सन जो अच्छा हुआ करता था, मजबूत, ताकतवर और धर्म परायण, उसे अपॉइंट किया जाता था। ठीक है। जिस कारण जो है मतलब कि जिस राजा का वरण विष या प्रजा करती थी, उसे वह कतिपय कर्तव्यों के पालन की आशा भी रखती थी। मतलब ये कि जैसे अगर हमने अपॉइंट किया हमारे पीएम को, तो हम चाहेंगे ना कि पीएम हम जो काम चाहते हैं वो काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जनता क्या करेगी, उनके खिलाफ विद्रोह करेगी। यही वाली बात यहाँ भी होती है कि जिस राजा को विष, ठीक है, विष मतलब क्या है, आपने अभी पढ़ा कि ग्राम और कई ग्रामों से मिलकर विष बना करता था, और विष जो है एक प्रकार की सभा या समिति के रूप में भी जानी जाती थी। ठीक है। तो जब ये किसी राजा का वर्ण करते हैं तो राजा से आशा की जाती है कि वो उन कामों को भी करे, ये माना जाता है। नहीं करेगा तो हमारे पास फिर ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, हम उसे हटा देंगे। राजा के दो काम थे मुख्य तौर पर, पहला युद्ध में नेतृत्व करना और दूसरे कबीले की रक्षा करना, ये उसके दो काम है। ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि युद्ध की आवश्यकताओं के अधीन ही राजा के पद को बनाया गया था, और युद्ध की आवश्यकता के साथ साथ वो अपने राज्य में भी वृद्धि करता रहे, ये उसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही होता था। ठीक है। इससे जुड़े हुए और भी कई पहलू हैं, जैसे राजा की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं थी, है ना। राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि राजा कैसा होता था, कैसा होता था, है ना, वो नहीं थी। लेकिन राजा की जो पहचान है वो उसके कबीले से ही होती थी। जैसे अभी हमने भरत जन के प्रमुख सुदास का नाम सुना है, तो सुदास इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भरत जन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये भरत जन से ही जुड़े हुए हैं। जैसे हम श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम लोग जो है कृष्ण के बारे में बात करते हैं, तो कृष्ण जो है वो यदुवंशी थे, है ना। तो यदु एक क्या हो गया, जन हो गया। तो कृष्ण की जो छवि है वो यदु के साथ चिपकी हुई है। तो राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि उसके और क्या कर्तव्य होते थे, कैसे होता था, वगैरह वगैरह। लेकिन राजा की जो पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ उसके कबीले से ही होती थी जिससे वो बिलोंग करता था। राजा को ऋग्वेद में और अथर्ववेद में जनस्य गोप्ता या दुर्गों का भेदन करने वाला पुरभेदता भी कहा गया है। गुप्ता मतलब होता है प्रमुख। ठीक है। मतलब कि वो जन का प्रमुख है, जन का अधिपति है, ऐसा उसको माना गया है। इससे अतिरिक्त राजा की निम्नलिखित उपाधियां भी हुआ करती थी, जैसे विषामपति, गणना, गणपति, ग्रामीणी, ऐसे नाम भी राजा को दिए जाते थे। ठीक है। एक और चीज है कि कबीले के लोग, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कबीले के लोग जो है वो क्या करते थे कि अपने लिए राजा को अपॉइंट करते थे, तो अब राजा की वृत्ति के लिए भी उन्हीं को जो है काम करना पड़ता था। तो कबीले के जो लोग हैं वो स्वेच्छा से राजा को एक कर देते थे, एक टैक्स देते थे, जिसको बलि कहते हैं। ठीक है। मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पूछा जाता था। ये स्वैच्छिक है, याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्वैच्छिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये जो है कुल जो है इसकी जो दर है वो कुल उत्पादन का 1/16 से 1/10 भाग तक हो सकती थी। उत्पादन मतलब कृषि उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। एग्रीकल्चर में जितना भी उत्पादन होता था उसका 1/10 या 1/16 का तक हुआ करता था, और लोग इसको अपनी स्वेच्छा से राजा को अपने राज्य की रक्षा के निमित्त दिया करते थे। संभवतः कुछ गैर राजतंत्रात्मक राज्य भी थे। ठीक है। मतलब राजा के अलावा भी या राजतंत्र के अलावा भी कुछ ऐसे राज्य भी थे जिन्हें हम गणतंत्र कहते हैं, और ऋग्वेद में इन्हें गण कहा गया है। इसका जो प्रमुख है वो ज्येष्ठक या गणपति होता था। और एक और बात कि जो गण है, ठीक है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि गणतंत्र में जो शासन की पद्धति है वो किस तरह से चला करती थी। मतलब हमें ये तो पता है कि गणतंत्र है, लेकिन उनमें गणों का चुनाव कैसे होता था, गण कब तक रहा करते थे, और उनको पद से कैसे हटाया जाता था, ये सारी जानकारी हमें स्पष्ट नहीं है। ठीक है। चलिए, अगला है सभा, समिति और विदत। ठीक है। सभा, समिति, विदत जो है ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, किसके लिए, राजा के लिए। ठीक है। राजा को उसे कार्यों में सहयोग के लिए सभा, समिति और विदत नामक संस्थाओं का भी जन्म होता है, और इन्हीं के आधार पर राजा अपने कार्यों को अच्छे से निष्पादित कर सकता है, मन मर्जी नहीं कर सकता। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि
राजा जो है वो एक निरंकुश होता है ना, निरंकुश मतलब कि हिटलर शाही जिसको कहते हैं कि वो सबसे ऊपर है, उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाया गया सभा, समिति और विदत के द्वारा। ये तीन वो संगठन हैं जो राजा को उसके कार्यों में सहयोग दिया करते थे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखना कि ऋग्वेद में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर इन सभा और समितियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, लेकिन ये किस तरीके से काम करती थी ये हमको नहीं पता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि ये हमको नहीं पता है कि ये कैसे काम करती थी। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं कि इनको कुछ हम कबीलाई संस्थाएं कहते हैं, और समय की मांग के आधार पर इनका जन्म हुआ था, जो सभा, समिति, विदत और गण के रूप में प्रमुख हुआ करती थी। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। प्रजापति मतलब कि जो प्रजा का प्रमुख है, जो राजा है, उस राजा को अपनी प्रजा के हालचाल जानने और राजा को प्रजा के लिए जो उचित काम करने चाहिए उन्हें करवाने के निमित्त दो हैं, सभा और समिति। इन्हें प्रजापति की पुत्रियां इसीलिए माना गया है। मैत्रायणी संहिता के अनुसार ये कहा गया है कि सभा में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, और जो सभा में भाग पुरुष लिया करते थे उन्हें जो है समये कहा गया है। ठीक है, सभासद जो होते थे उन्हें समये कहते थे। जैसे आज हम लोकसभा में बैठने वाले को सांसद कहते हैं, क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। वैसे ही राजा की सभा में भाग लेने वाले को समये कहा जाता था। ठीक है, एक बात और हमें यहाँ पर समझ में आती है कि जो सभा है ये कुलीन लोगों की और वृद्ध मनुष्यों की संस्था हुआ करती थी। याद रखना, ये जो है कुलीन और वृद्ध लोगों की जो है संस्था हुआ करती थी। यहाँ पर राजा को जो है समय के पहले जो निर्णय लिए गए उनके बारे में जानकारी ये लोग दिया करते थे, ताकि बहुत आसानी से वो शासन कर सके। ठीक है, ठीक है, और स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती थी। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे और उन्हें सुजात कहा जाता था। ठीक है, और सभा के सदस्यों को सभा के कुछ न्यायिक कार्य भी होते थे जो राजा को न्याय करने में सहयोग दिया करते थे। राजा का निर्वाचन संभवतः समिति किया करती थी। समिति क्या करती थी, इसके जो अध्यक्ष हैं उन्हें पति या ईशान कहा गया है। समिति के जो प्रमुख होते थे उसके प्रमुख को या तो पति कहते थे या फिर ईशान कहा जाता था, और कई विद्वान ये मानते हैं कि राजा ही इसका अध्यक्ष हुआ करता था। एक बात और आप यहाँ पे समझ लें कि जो समिति है उसमें सभी लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग भाग ले सकते थे, और राजा किसी एक वर्ग का नहीं होता था, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो वृद्धजन हैं ये अनुभव वाले होते हैं, ये अपने अनुभव के आधार पर राजा को राज करने में सहयोग देते हैं, इसलिए सभा प्रमुख होती थी, और उसके बाद जो अन्य प्रमुख संस्था है उसमें समिति हुआ करती थी, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया करती थी। इसी के साथ साथ समिति में राजकीय विषयों पर भी चर्चा होती थी और सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाते थे। सभा को ग्राम संस्था या ग्राम संस्था कह सकते हैं हम लोग, और समिति को हम केंद्रीय संस्था या राष्ट्रीय अकादमी कह सकते हैं। सभा में मुख्य तौर पर वृद्ध जन और कम संख्या में ही लोग हुआ करते थे। इसके बाद जो तीसरे प्रकार की इसका जो संगठन है उसको विदत कहते थे, जो सबसे प्राचीन मानी गई है। विदत क्या है कि सैनिक और असैनिक और धार्मिक जो कार्य होते थे उन कार्यों से संबंधित एक मौलिक संस्था मानी जाती थी। ठीक है, और ये सबसे बड़ी मानी गई है, जो आगे चलकर सभा, समिति और सेना में विभक्त हो गई थी। मतलब आप ये मान लीजिए कि पहले राजा का जन्म होता है, राजा के साथ पुरोहित का जन्म होता है, और इन दोनों को सहयोग देने के लिए विदत बनी ना। विदत जो है इसके पहले तीनों काम हुआ करते थे, राजा को सलाह देना, ठीक है, उसके लिए न्याय प्रशासन में भाग लेना, और सेना संबंधी या युद्ध संबंधी जो काम है उनको करवाना। लेकिन विदत अकेली इन तीन बड़े कामों को नहीं कर सकती थी, इसलिए आगे चलकर राजा और पुरोहित के साथ तीन चीजें बन गई अपने आप में। एक सभा हो गई, एक आपकी समिति हो गई, और दूसरा आपका विदत हो गया। इसका प्रमुख कार्य रह गया सेना संबंधी। हालांकि कालांतर में या समय के साथ विदत जो है
ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि सेना संबंधी पूरा काम जो है वो राजा अपने पास ले लेता है। तो विदत जो है कालांतर में समाप्त हो जाएगी और केवल 2 चीजें ही रह जाएंगी। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऋग्वेद में सभा शब्द का जो उल्लेख है वो 8 बार हुआ है, समिति का 9 बार हुआ है। वहीं विदत शब्द का उल्लेख जो है वो 122 बार हुआ है। इसी आधार पर हम इसको सबसे प्राचीन मानते हैं। अथर्ववेद में सभा जो शब्द है उसका उपयोग 17 बार हुआ है, समिति शब्द 13 बार आया है, तो वहीं विदत जो है वो 22 बार प्रयोग में आया है। ठीक है, और इसी प्रकार गण शब्द का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में 46 बार होता है और अथर्ववेद में 9 बार होता है। हमें गणों की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती है। अब देखिए, 2 प्रमुख लोग हैं, एक है राजा और एक पुरोहित। अब इनके कार्यों को अगर हम नहीं जानेंगे तब तक हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सभा समिति विदत आप समझ गए, किस प्रकार से राजा का जन्म हुआ वो आप समझ गए, भरत जन और उसके जो प्रमुख हैं उन्होंने कैसे 10 राजाओं को हराया उसके बारे में हम जान चुके हैं। तो पुरोहित जो है वो महत्वपूर्ण है। राजाओं के जो मंत्री हैं उन सभी में सबसे प्रमुख होता था पुरोहित। आपने पुराने सीरियल देखे होंगे, सपोज रामायण, ठीक है, रामायण आपने देखा होगा, तो रामायण में आपने देखा होगा कि जो सभा है उसमें प्रमुख तौर से बीच में राजा बैठता था, उसके बाद उसके साइड में जो है उसके पुरोहित, मतलब कि जो गुरु हैं वो बैठा करते थे। एक से ज़्यादा होंगे तो वो उसके राइट हैंड पर बैठा करते थे, और यहाँ पर उसकी जो पट रानियाँ हैं वो हमेशा बैठा करती थी, और इसके बाद उसके मंत्री और अन्य सभासद इस प्रकार से बैठा करते थे। ये आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो। राजा के सामने जब भी कोई प्रश्न आता था तो वो प्रश्न के लिए पहले पुरोहित की तरफ नजर करते थे। पुरोहित जो है उन्हें अपने विवेक और अतीत में जो चीजें घटित हुई उसके आधार पर राजा को बताया करता था कि आपको किस तरह से काम करना है, या मैं कहूँ कि राजा को विवेकी जो शक्ति है वो प्रदान करते थे पुरोहित। और बाकी ये जो सभासद हैं इनसे बाकी अन्य चीजों पर राय मशवरा बाद में लिया जाता था, पहले जो है वो पुरोहित से ही हुआ करता था। ठीक है, तो प्रमुख है, सबसे प्रमुख माना गया है। इसे राजा के प्रमुख परामर्शदाता माना जाता था, और ये धारणा थी कि उसकी प्रार्थना राजा और जन की रक्षा करती है। आप लोगों ने देखा हुआ है रामायण, अगर आप देख लेंगे तो रामायण में पुरोहित के कार्यों को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। जब राजा राम की शादी की बात आती है तो शादी के समय भी जो दशरथ हैं वो अपने पुरोहित से ही पूछते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, और ठीक उसी तरीके से आगे के कार्यों को वो करते हैं। युद्ध के समय पुरोहित जो है वो राजा की विजय के लिए प्रार्थना ही नहीं करता था, बल्कि कई बार युद्ध में भाग भी लिया करता था। रणचंडी जो होती थी, रणचंडी को भोग लगाना, उन्हें प्रसन्न करना, उनके लिए पूजा आराधना करना, ये काम भी पुरोहित का ही हुआ करता था ताकि अच्छे से विजय हासिल की जा सके। इसके बाद पुरोहित द्वारा राजा और उसके परिवार के धार्मिक कृत्यों का भी निष्पादन भी किया जाता है। जब राजा राम जो है राजा राम जो है अपने राज्य विस्तार होने के बाद राजसूय राज्य यज्ञ करते हैं ना, राजसूय जब यज्ञ करते हैं तो इसके दौरान भी आपने देखा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ वगैरह जो हैं वो उनके काम को करवाते हैं। एक बात और समझें कि विश्वामित्र वशिष्ठ वगैरह जो हैं ये उपाधियां भी हुआ करती थी, और कई बार एक जो पिता हुए, पिता से पुत्र को, फिर पुत्र को, इस तरह से ये जाया भी करती थी, ये भी होता था। इसके बारे में हम समाज व्यवस्था में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बदले में जो राजा है वो पुरोहित के परिवार को धार्मिक कृत्य करने के परिप्रेक्ष्य में दान आदि भी दिया करता था। कीट जो एक इतिहासकार है वो कहते हैं कि वैदिक पुरोहित को वैदिक राजनीति का अग्रज माना गया है, क्योंकि राजनीति करवाने में यही आगे रहता था। कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक वैदिक राज्य में विश्वामित्र और वशिष्ठ पुरोहितों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और राज्य को बढ़ावा देने में भी उनका योगदान रहा। पुरोहित शांति और युद्ध दोनों ही अवस्था में राजा का शिक्षक, पथ प्रदर्शक, मित्र तथा राजनीतिक एवं धार्मिक परामर्शदाता होता था। ठीक है, क्योंकि पुरोहित जो है यही वो व्यक्ति है जो राज्य को 100% संभालने में मदद करता था। उस समय कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन तो होता नहीं था कि सभी बातों को लिख लिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद जो अगला पर्सन है वो है सेनानी। ठीक है, राजा के बाद जो महत्वपूर्ण पद होता था वो सेनानी। सेनानी मतलब कि युद्ध में विजय के लिए सैन्य संचालन करना राजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था। और सेनानी नामक जो मंत्री है जिसको बाद में हम सेनापति बोलते हैं, सेनापति जो है वो हम कहते हैं, ठीक है, सेनापति हम बोलते हैं, तो इस कार्य में यही सेनानी
राजा का सहयोग करता था। मतलब राजा का दाएं जो है वो आप कह सकते हैं कि पुरोहित हो गया, और राजा की बाईं तरफ जो है वो उसका सेनानी हो गया। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में ये दो लोग होते हैं जो उसे राज्य संचालन और युद्ध संचालन में सहयोग देते हैं। ठीक है, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके आधार पर ही जो शासन है वो अच्छे से चला करता था। ठीक है, यहाँ पर ये बात आप मेरी समझ गए होंगे। तो युद्ध में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता राजा की प्रमुख योग्यता मानी गई है, और राजा की उत्पत्ति भी इसी आधार पर हुई है, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं। युद्धों का जो प्रमुख कारण है वो एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने की कामना करना और साथ ही साथ पशुधन की प्राप्ति करना, ये भी होता था। उस काल में पशुधन की प्राप्ति के लिए युद्ध इतने सामान्य थे कि ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ट, गोशु, गवेषण, है ना, गवंत आदि शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। उस समय मैं अगर बताऊं ना कि जो राजा है उसका मुख्य काम यही है, उसके कोई विदेश नीति या कोई धर्म नीति या कोई विकास के काम वगैरह कुछ नहीं होते थे। उस समय जो लोग थे वो अपना विकास खुद कर लेते थे, लेकिन उनको सिर्फ रक्षा चाहिए थी पड़ोसी राज्य की। ठीक है, तो उसी के लिए राजा की उत्पत्ति हुई थी, बाकी कोई विशेष काम नहीं होता था। सामान्यतः जो सेना होती थी उसमें पैदल और रथरोही सेना ये सब शामिल होती थी। इसके साथ साथ अश्वरोही भी अस्तित्व में समय के साथ आ गए थे। इसके बाद जब समाज आगे बढ़ता है तो जल सेना का भी प्रादुर्भाव होता है, हाथी सेना का भी प्रयोग होने लगता है। ठीक है, युद्ध में किस तरह की चीजों का प्रयोग करते थे तो वो भी हम देखेंगे, जैसे कि रथ जो है ये विशेष महत्व के होते थे। राजा जो है ये प्रमुख राजा और उनके जो प्रमुख योद्धा होते थे वो रथ पर सवार होकर युद्ध किए करते थे। आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी, उसमें इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बस आप ये समझिए कि पूरी महाभारत जो चल रही है वही युद्ध वाली चीज़ है। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि दुर्योधन है, दुर्योधन अपना सेनापति बनाता है। ठीक है, सेनापति जो है वो सबसे पहले भीष्म पितामह को बनाता है। तो भीष्म जो है वो युद्ध का संचालन करते हैं, वही पूरा निर्देश करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। साथ में गुरु जो है द्रोण होते हैं, है ना, गुरु द्रोण होते हैं जो उनकी पूजा आराधना इन सब चीज़ों को किया करते थे। तो जो पूरे महाभारत में आपने देखा अस्त्र शस्त्र देखे होंगे, आपने मंत्रोच्चार देखे होंगे, रथ देखे, हाथी देखे, तो कई बार जो है चमत्कारिक चीज़ों का प्रयोग या अंधविश्वासी चीज़ों का प्रयोग भी किया जाता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से योद्धा जो है वो कवच पहना करते थे, है ना, शीरस्त्रण युद्ध में धारण किया करते थे, मतलब कि सिर पर मुकुट इसको पहना करते थे, और जिनके लिए वर्म और शिप्र शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, वर्म मतलब कवच और शिप्र मतलब सिर का मुकुट। वैदिक मंत्रों में विविध अस्त्र शस्त्रों का विवरण मिलता है, जैसा कि महाभारत का मैंने आपको बताया। ठीक है, धनुष बाण युद्ध काल के प्रमुख शस्त्र हुआ करते थे, किंतु परशु, भाला यानी सुक्ति, तलवार का प्रयोग भी किया जाता था। युद्ध के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यूह रचनाएं, जैसे चक्रव्यूह, आपने महाभारत में सुना, वही चक्रव्यूह वगैरह आदि की रचना की जाती थी। या आपने जैसे कि बाहुबली देखी होगी, तो बाहुबली में आपने देखा होगा कि गरुड़ चक्र वो बनाते हैं प्रारंभ वाली में, और सेना पूरे हमला करती है और वो उसको भेद नहीं पाती है, तो ये व्यूज बनाए जाते थे। शर्द, गण, व्रात आदि संभवतः विविध प्रकार की व्यूह रचना उस समय की जाती थी। बाणों के आगे का सिरा जो है वो सिंह अथवा धातु से मढ़ दिया जाता था, बहुत तीखा होता था, नुकीला होता था, और कई बार उन बाणों पर विष भी लगा दिया जाता था। युद्ध संबंधी मामलों में सेनापति राजा का सहयोग करता था, और सेनापति की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती थी। महाभारत में दुर्योधन ने भीष्म को बनाया, उसके बाद गुरु द्रोण को बनाया जाता है, उसके बाद कृपाचार्य, और फिर अर्जुन नहीं, जो है वो कर्ण, है ना, उन्हें भी अपॉइंट किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि अश्वत्थामा लास्ट में जो है वो अश्वत्थामा बचता है। तो अश्वत्थामा जो है उसे लास्ट में दुर्योधन कहता है कि भाई मैं तुझे अपना सेनापति बनाता हूँ और मेरी तरफ से तू युद्ध में भाग ले, और तब वो ब्रह्मास्त्र चलाता है सबसे आखिरी में। तो सेनापति का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी के बिहाफ पर युद्ध जो है वो अच्छे से लड़ा जा सकता था। उसकी नियुक्ति जो है वो कौन, राजा किया करता था। राजा की सहायता से सेनापति सेना का गठन करता था, युद्ध की योजना आदि बनाया करता था। और आर्यों का जो मुख्य काम होता था वो यही है, कौन सा, कि सैन्य संचालन करना, युद्ध में भाग लेना और अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध के माध्यम से मजबूत बनाना, ये उस समय का प्रमुख काम हुआ करता था। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ तक तो आपको पूरा समझ में आ गया। अब इसके आगे जो सामाजिक जीवन और न्याय आदि की जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर या ट्विटर पर या यूट्यूब वगैरह पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर लाइक कर सकते हैं, इसे आप शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सअप वगैरह पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो बहुत प्रूफ रीडिंग के साथ में इसको हमने दिया है, और पूरा पीएससी कोई और यूपीएससी कोई अच्छे से टारगेट करता है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।